एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि किस करने के बाद होंगडो और युनबुक दोनों ही ऑकवर्ड सिचुएशन में थे। उन्हें नहीं पता था कि वो एक दूसरे से क्या कहें। तब रास्ते में होंगडो बार बार पीछे मुड़कर युनबुक को देख रही थी और फिर हिम्मत करके उसकी गालों को पकड़कर उसे किस कर देती है। इसके बाद दोनों घर आते हैं और सोते टाइम भी आज के दिन को याद कर रहे थे। तब युनबुक होंगडो को कल साथ में बाहर चलने के लिए पूछता है। वो भी तुरंत मान जाती है। अब अगले दिन जाने के लिए युनबुक पैकिंग कर लेता है और इधर होंगडो रेडी हो ही रही थी कि युनबुक उसे लेने पहुंच जाता है। उसे देखकर वो कहता है कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तब वो पूछती है कि आज हम क्या करने वाले हैं। वो कहता है मैंने सब प्लान कर लिया है, बस आप चलने के लिए तैयार रहो। युनबुक उसे एक खूबसूरत सी लोकेशन पर लेकर आता है, बताता है कि मैंने पूरी रात सोचा फिर इसे डिसाइड किया। आप भी काम से बहुत थक जाती हो तो आपको यहाँ अच्छा लगेगा। होंगडो को भी ये जगह बहुत पसंद आती है। अब होंगडो को ठंड लग रही थी तो युनबुक बैग से शॉल निकालता है और उसे उड़ा देता है। कहने लगता है कि ये मेरी पहली डेट है तो मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। होंगडो सरप्राइज होती है कि इसका मतलब तुम्हारी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। वो कहता है गांव का उत्तराधिकारी होने के नाते मेरा फर्ज बस गांव की कल्चरल असेट्स और गांव के मामलों तक ही था। डेटिंग का मुझे कोई आइडिया नहीं था। मुझे नहीं पता था कि जिससे आप प्यार करते हो उसके साथ टाइम स्पेंड करना इतना अच्छा लगता है। तब होंगडो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि मैं भी यही फील करती हूँ। आज मुझे तुम्हारे साथ यहाँ आकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसके बाद दोनों खाना खाने जाते हैं। तब होंगडो ड्रिंक मांगने लगती है लेकिन युनबुक तो ड्रिंक नहीं करता था तो वो रुक जाती है, पर वो होंगडो के लिए ड्रिंक मंगा लेता है जबकि खुद पानी पीने लगता है। और जब होंगडो उसे गर्म खाना खिलाती है तब वो गलती से होंगडो का ड्रिंक ले लेता है, वो भी आधा। बस इतने में ही वो ढेर हो जाता है। अगले सीन में दोनों जा रहे थे तब होंगडो कहती है मुझे माफ करना, मेरी गलती है। युनबुक कहता है नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ है, वो तो आप आधा पी गई थी तब ये हाल था, अगर पूरा ग्लास होता तो न जाने में कब उठता। इसके बाद दोनों ने एक आइलैंड पर जाना था लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि ठंड की वजह से लास्ट बोट निकल चुकी थी। युनबुक होंगडो से माफी मांगने लगता है कि सब मेरी गलती है। वो कहती है मुझे थोड़ा बुरा लगा लेकिन तुम्हारे साथ यहाँ आकर टाइम स्पेंड करने की खुशी भी है। फिर हम युनबुक को देखते हैं, उसने सबके हाथ को चेक कर लिए थे लेकिन अब तक जुनो को चेक नहीं किया था। तभी वो जुनो को आता हुआ देखती है तो ऊपर से कुछ सामान निकालने लगती है और जानबूझकर अपने ऊपर पानी गिरा देती है। जुनो उसे अपना कोट देता है, वो पूरा भीग गई थी इसीलिए उसे अपने अपार्टमेंट लेकर आता है। उसे कपड़े चेंज करने को देता है पर उस पर कपड़े बड़े आ रहे थे तो वो जुनो के पास जाती है। तब वो भी कपड़े चेंज कर रहा था लेकिन युवक को उसका हाथ नहीं दिखाई देता, पर जुनो से देख लेता है तो वो कहती है कि ये शर्ट बड़ी है, इसलिए जुनो उसे दूसरी शर्ट दे देता है। उधर युनबुक घर आ गया था। वो तो ये सोचकर परेशान हो रहा था कि मेरी वजह से आज की डेट खराब हो गई। मास्टर को बुरा लगा कि हम आइलैंड नहीं जा पाए, तब मुझे क्या करना चाहिए। वो होंगडो को मैसेज करता है कि मुझे माफ कर देना, पर वो तो सो रही थी इसलिए रिप्लाई नहीं करती। वो सोचने लगता है कि कहीं उन्होंने मुझे ब्लॉक तो नहीं कर दिया, क्योंकि दिन में होंगडो को दोयोंग बार बार मैसेज कर रहा था, कॉल कर रहा था, तो उसने उसे ब्लॉक कर दिया था। अब सुबह जब होंगडो की नींद खुलती है तो युनबुक का मैसेज देखती है। उधर युनबुक रात भर मैसेज का वेट करते करते सो ही नहीं पाया था। तभी उसे होंगडो का मैसेज आता है कि कल हमने साथ में अच्छा वक्त बिताया, अगली बार हम फिर जाएंगे। इससे उसे बहुत रिलैक्स फील होता है। बाद में जब होंगडो नहाकर बाहर आती है तो युनबुक को देखकर सरप्राइज होती है। वो पूछता है कि आप अच्छे से सोई ना। वो कहती है हाँ, फिर वो चली जाती है। तब किम युनबुक से पूछता है कि आज तुम जल्दी कैसे आ गए। वो कहता है मैं काम करने के लिए आया हूँ। फिर दोनों काम करने लग जाते हैं, पर जब युनबुक को होंगडो की जाने की आवाज़ सुनाई देती है तो वो फटाफट से उसके पास जाता है और ठंड का बहाना बनाकर उसका कोट ठीक करने लगता है। लेकिन इतने में किम भी आने लगता है तो होंगडो युनबुक को साइड में धक्का दे देती है और खुद जाने लगती है। लेकिन किम कहता है कि रुको, यहाँ पर अभी तक क्या चल रहा था। वो दोनों डर जाते हैं कि कहीं इसे शक तो नहीं हो गया, पर वो कहता है कि तुम दोनों अभी भी एक दूसरे के साथ इतने ऑकवर्ड क्यों हो, इससे मुझे प्रॉब्लम होती है। और फिर होंगडो के जाने के बाद युनबुक से कहता है कि मेरी बहन ऐसी ही है। अगले सीन में होंगडो काम पर थी तो कैमली ने उसे अपने डिजाइन किए हुए जूते भेजे थे ताकि होंगडो भी अपने डिजाइन तैयार कर सके। तभी उसे युनबुक का मैसेज आता है कि लंच का टाइम हो गया है तो याद से कर लेना। वो रिप्लाई करती है कि तुम भी कर लेना और मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। ये देखकर तो युनबुक का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। शाम को वो चला जाता है। तब किम को भी भूख लगने लगती है। वो फ्रिज में खाना देखने जा रहा था लेकिन उसकी नज़र पिगी बैंक पर पड़ती है तो वो पैसे निकालने लगता है, लेकिन उसमें होंगडो ने नोट लगाया था कि इससे दूर रहना। तभी वो पास में एक कैफे का फ्री कूपन देखता है तो वहीं पहुंच जाता है। जब वो अपनी स्टोरी पे काम करने लगता है तभी यांगी उसके पास आती है। वो कूपन दिखाकर पूछता है कि क्या मैं इसे यूज कर सकता हूँ। वो कहती है हाँ, तुम अपनी एक प्रॉब्लम के साथ एक खाना फ्री में ले सकते हो। वो कहता है मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं अन्याय के खिलाफ खड़ा नहीं हो पाता। अभी कुछ टाइम पहले एक लड़का किसी लड़की को डरा रहा था, तब मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाया, तभी तो मुझे ये चोट लगी। यांगी उससे बहुत इम्प्रेस होती है, कहती है तुम तो बहुत कूल हो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक मजेदार चीज है। फिर वो किम के लिए यहाँ की सबसे महंगी ड्रिंक लेकर आती है। इतने में योना भी आ जाती है क्योंकि किम ने उसे यहाँ बुलाया था। तब वो इन दोनों को साथ में बहुत खुश देखती है और फिर उनके पास जाती है। यांगी को पता चलता है कि किम राइटर है और उसे तो उसकी ये नई सीरीज बहुत पसंद थी, इससे तो वो और भी ज्यादा खुश आती है। उसे ऐसे देखकर कहीं ना कहीं योना को जेलस फील हो रहा था। वो कहती है इस सीरीज में जो स्ट्रॉन्ग लेडी है वो मैं ही हूँ। यांगी कहने लगती है कि इसने ड्राइंग में तुम्हें ज्यादा सुंदर बनाया है।
फिर किम की तारीफ करती है कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, कितना अच्छा होता कि तुम मेरे कैफे के लिए भी एक लोगो बनाते। अब वो बार बार किम को टच कर रही थी तो योना उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे भी यही ड्रिंक ला कर दो। किम मना करने लगता है क्योंकि ये बहुत महंगी थी, उसे तो फ्री में मिली थी, लेकिन वह जिद करती है। अब बाद में पेमेंट के टाइम किम यांगी से कहता है कि अगर मैं कूपन दूं तो कितना बिल होगा, लेकिन यांगी इसके बदले उसे अपने घर आने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ युनबुक होंगडो से मिलने उसके ऑफिस के बाहर जाता है तो वह दोयोंग को देखकर चौंक जाता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। इतने में होंगडो भी आ जाती है। तब दोयोंग उसे गले लगाने जा रहा था तो युनबुक बीच में आ जाता है और उसके गले लग जाता है। दोयोंग कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर होंगडो से पूछता है कि तुम मेरी कॉल्स इग्नोर क्यों कर रही हो। मैं भटक गया था लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि तुम फेक नहीं रियल हो। होंगडो को तो उस पर गुस्सा आ रहा था। वो उसे जाने को बोलती है लेकिन वो सुनता ही नहीं। तो युनबुक कह देता है कि हमारा कल का प्लान है। दोयोंग कहता है कि उसके अगले वाले दिन। युनबुक कहता है तब तो इन्हें सफाई करनी है और वीकेंड पर हम बिजी हैं। वो कहता है तुम क्यों बता रहे हो, तुम कोई इसकी मैनेजर थोड़ी हो। तो युनबुक होंगडो का हाथ पकड़कर कहता है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं और जाने लगता है। लेकिन दोयोंग कहने लगता है कि ये लड़की तो ऐसी ही है, हर किसी के साथ चल लेती है। युनबुक पहले होंगडो को स्कार्फ पहनाता है और फिर दोयोंग के पास आकर उससे फोन छीनता है। उसमें से होंगडो का कॉन्टैक्ट और उसकी कुछ पुरानी फोटोज डिलीट कर देता है। फिर उसे वार्न करता है कि आगे से इसे परेशान मत करना, लेकिन आसपास के लोगों ने उनकी वीडियो बना ली थी। ये वीडियो वायरल हो गई थी इसलिए सिरंग के पास भी पहुंच जाती है। इससे नाराज होकर उसके डैड भी सुकिन के पास पहुंचते हैं और उन्हें भी वीडियो दिखाकर कहते हैं कि तुमने तो हमें शादी का लेटर भी दे दिया था, इससे तुमने हमारी इंसल्ट कर दी है, मैं ये शादी तोड़ दूंगा। सुकिन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ कि क्या बात है। बाहर कैमिली भी उनकी बातें सुन लेती है। बेगम के जाने के बाद सुकिन बहुत परेशान था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो कैमिली उसके लिए ड्रिंक लेकर आती है। कहती है मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी, जैसे तुम मुझे छोड़ते हुए सैड थे वैसे ही आज अपने पोते के लिए सैड हो, लेकिन तुम उसकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। वो कहता है ये उसकी ड्यूटी है जो उसे निभानी होगी। कैमिली कहती है क्या इस ड्यूटी के लिए वो अपना सब कुछ छोड़ दे। तब वो बताता है कि मेरे बेटे ने भी ऐसे ही किया था, मैंने उसे गाँव का गेट खोलने की परमिशन दे दी थी, लेकिन मेरी इस गलती की वजह से मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया। कैमिली कहती है कि इसी ड्यूटी के लिए तुमने मुझे छोड़ दिया था और तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत टूट गई थी, तो उसका क्या, कोई भी ड्यूटी किसी इंसान की वैल्यू से ज्यादा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ नानीमा और चिलबुक भी ड्रिंक कर रहे थे और अपने बच्चों के बारे में बात कर रहे थे। तो चिलबुक बताता है कि मेरी एक बेटी और एक बेटा है, लेकिन उनके लिए अच्छा है कि वो मेरे जैसे बुरे डैड से दूर रहें। तब नानीमा उसे युनबुक के बारे में बताती है और वो वीडियो भी दिखाती है कि युनबुक शायद किसी को डेट कर रहा है। होंगडो को देखकर चिलबुक बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और उधर युनबुक को भी वीडियो के बारे में पता लग जाता है। योना बताती है कि गाँव में ये वीडियो हर जगह फैल गई है। वो कहता है इसके बारे में चिंता मत करो, ये बताओ कि तुम फोनी के कितने करीब पहुंची हो। वो बताती है कि हमें कुछ चाइनीज स्मगलर के आने की खबर मिली है और ये बुक उस पर नजर रखे हुए है। फिर हम ये बुक को देखते हैं जो एक होटल में उन लोगों को देख रही थी। उनके जाने के बाद उसे पता चलता है कि इन लोगों ने स्योंग सेंगवान रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन कराया है। फिर वो पार्क को बताती है कि उसे लग रहा है कि वो वहाँ फोनी के साथ डील करने वाले हैं। तभी उनमें से एक आदमी उसकी बात सुन लेता है। फिर हम होंगडो को देखते हैं, वो युनबुक को रेस्टोरेंट में कैमिली के पॉपअप स्टोर लॉन्च के लिए इनविटेशन देती है और उस वीडियो के बारे में पूछती है कि तुम उससे परेशान होंगे, लेकिन वो कहता है कि मैं एकदम ठीक हूँ। पर वीडियो के टाइटल में लिखा था कि दुनिया हिलाने वाला, तो इसका मतलब क्या है, क्या मैं दुनिया को हिलाने वाला हूँ। होंगडो शर्माने लगती है कि मैं नहीं बता सकती। फिर युनबुक जोर देकर पूछता है तो वो बताती है कि इसका मतलब तुम बहुत क्यूट हो। वो कहता है कि मेरी नजरों में तो आप क्यूट हो, और दोनों इस बात पर बहस करने लगते हैं कि कौन ज्यादा क्यूट है। फिर घर आकर वो येबुक की जैकेट देखता है तो उसे रखने उसके रूम में जाता है। तब उन्हें स्मगलर की फोटोज देख लेता है। इतने में येबुक भी आ जाती है। तब युनबुक कहता है कि तुम्हें अकेले इन सब में नहीं पढ़ना चाहिए, कोई खतरा हो सकता है। वो कहती है कि मैं ये सब हैंडल कर सकती हूँ, तुम चिंता मत करो, जाओ बस आराम करो, और उसे भेज देती है। अगले सीन में हम जुनहो को देखते हैं। वो रेस्टोरेंट के सामान के लिए गाँव में आया था। तब वो मिस्टर ली को आते हुए देख लेता है। फ्रांस से उनकी जो कल्चरल एसेट्स आई थी उन्हें सेफ रखने के लिए वो सुकिन को देते हैं। सुकिन कहता है कि ठीक है, मैं इन्हें स्टोरेज में रखवा दूंगा। जुनहो उनकी बातें सुन लेता है। फिर जब ये दोनों बाहर चले जाते हैं तो जुनहो अंदर जाकर सामान में एक फोल्डिंग फैन को देखता है। ये बिल्कुल वैसा ही था जिस पर वो काम कर रहा था। तभी वो बाहर देखता है कि सुकिन गेट कीपर को आने जाने वाले सब लोगों की ठीक से चेकिंग करने को बोला था, चाहे वो गांव के ही क्यों ना हो। तो जुनहो उस फोल्डिंग फैन को चुराकर सामने कैमिली के रूम में चला जाता है और वहाँ उसके जूतों के एक बॉक्स में उसे छुपा लेता है। साथ ही उस पर एक मार्क लगा लेता है ताकि बाद में पहचान सके। अब अगले दिन ये सारा सामान स्टोर में जाने के लिए रेडी था और इन्हें पहुंचाने का काम होंगडो का था। इधर डिटेक्टिव उन क्रिमिनल्स को पकड़ने की मीटिंग कर रहे थे कि कौन रेस्टोरेंट के किस एरिया में नजर रखेगा। अब रेस्टोरेंट के बाहर कैमिली का इवेंट स्टार्ट हो गया था। गेस्ट और मीडिया दोनों ही आ चुके थे। युवक ने अंदर अपनी जगह ले ली थी और वहाँ होटल के बाहर पार्क अपनी टीम के साथ उन क्रिमिनल्स पर नजर रखे हुए था। इस बीच होंगडो भी जूतों को लेकर रेस्टोरेंट के लिए जा रही थी। तभी उसे युनबुक का कॉल आता है। होंगडो कहती है कि मैं बस 10 मिनट पहले ही निकली, तो हम रेस्टोरेंट में मिलते हैं। वो बात कर ही रहे थे कि इतने में एक कार जोर से होंगडो की कार को पीछे से टक्कर मारती है। तो वो देखने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन ड्राइविंग सीट पर कोई था ही नहीं। जैसे वो पीछे मुड़ती है तो कोई उसके सिर पर जोर से हमला कर देता है। इससे वो बेहोश हो जाती है।
वो आदमी भी गाड़ी के ट्रंक में बॉक्सेस चेक करता है और जिसमें मार्क लगाया हुआ था उसमें से वो फैन बॉक्स निकाल लेता है। युनबुक अभी कॉल पर ही था लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वो परेशान हो जाता है और योना को लेकर होंगडो को ढूंढने निकल जाता है। फिर वो उसी जगह पहुंचते हैं। होंगडो अब ठीक थी। मेडिकल स्टाफ ने उसे फर्स्ट एड दे दिया था लेकिन वो उसे हॉस्पिटल जाने की एडवाइस देते हैं, पर उसके लिए अभी रेस्टोरेंट जाना ज्यादा जरूरी था। तो वो बॉक्सेस को ठीक करने लगती है। युनबुक पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। वो बताती है कि मुझे लगता है किसी ने मुझ पर हमला किया था और उसने जूतों के बॉक्स से फैन बॉक्स के जैसा कुछ निकाल लिया था। तब युनबुक को याद आता है कि फ्रांस से जो 3 कल्चरल एसेट्स आने वाले थे उनमें से एक फोल्डिंग फैन भी था। तो वो योना को इसके बारे में दादाजी से पूछने को बोलता है। यहाँ इवेंट में कैमिली परेशान हो रही थी कि होंगडो अभी तक आई क्यों नहीं। तभी उन्हें पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था लेकिन वो ठीक है और रास्ते में ही है। इस बीच जुनहो एक फोल्डिंग फैन को एक बॉक्स में रख देता है। थोड़ी देर बाद होंगडो और युनबुक भी इवेंट में बॉक्स लेकर पहुंच गए थे। तब युनबुक को योना का कॉल आता है। वो बताती है कि गांव में जो फैन है वो नकली है। जुनो भी उसकी बातें सुन लेता है। तभी युनबुक को पार्क से खबर मिलती है कि स्मगलर रेस्टोरेंट में पहुंच गए हैं। तब वो उन्हें अंदर आते हुए देख लेती है। युनबुक भी उन्हें पहचान जाता है क्योंकि उसने उनकी फोटोज देख ली थी। अंदर वो सब डील के लिए फोनी का वेट कर रहे थे। तब उन्हें भागने का मैसेज मिलता है। उसी टाइम युनबुक भी उनका ऑर्डर लेने आती है तो उनमें से एक उसे पहचान जाता है और सबको निकलने का इशारा करता है, पर युनबुक उन्हें जाने नहीं देती, उनसे फाइट करती है। लेकिन वो 3 थे और ये अकेली, इसीलिए ज्यादा देर उन्हें नहीं संभाल पाती। वो भाग जाते हैं। तभी युनबुक भी आता है। युनबुक उससे कहती है कि पहले उन्हें पकड़ो, वो फोनी से मिलने आए हैं। वो सब रेस्टोरेंट के बाहर भागने लगते हैं। पार्क भी उन्हें देखकर उनके पीछे भागता है और युनबुक भी बाहर भागता हुआ पार्क के पास पहुंचता है। तभी उन्हें अंदर से कुछ आवाज आती है। वो जैसे ही अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जुनहो ने एक आदमी को पकड़ा हुआ था। वो बताता है कि ये पीछे से जाने का दरवाजा पूछ रहा था, लेकिन जब मैंने पूछा क्यों तो ये भागने लगा, इसलिए मुझे गड़बड़ लगी तो मैंने इसे पकड़ लिया। लेकिन वो आदमी चिल्ला रहा था कि ये सब बकवास है, मैं कल्चरल हेरिटेज एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता हूँ। तो युनबुक पास में पड़े बॉक्स में फोल्डिंग फैन देखता है जो कि चोरी हुआ था। अगले सीन में उस आदमी से पूछताछ हो रही थी। वो बताता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। वॉशरूम से निकलने के बाद मैंने देखा कि कोई मेरा बैग लेकर भाग रहा था। मैंने उसका पीछा किया और जब मैंने ओनर से पीछे का रास्ता पूछा उसने मुझे एक पंच मारा। युनबुक सोच रहा था कि क्या ये सब कुछ सच बोल रहा है। साथ ही जुनो को भी स्टेटमेंट के लिए बुलाया गया था तो वो उसके पास जाता है। जुनो कहता है तुम बहुत टाइम से फोनी को पकड़ने में लगे हुए थे, मुझे पता होता कि वो यहाँ है तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता। अपना स्टेटमेंट देने के बाद वो स्माइल करते हुए चला जाता है। लेकिन युनबुक तो ये सोच रहा था कि फोनी की यहाँ होने के बारे में इन्वेस्टिगेशन टीम को ही पता था, तो जुनहो इतना श्योर कैसे है। तभी उसकी नजर जुनो के पर्स पर पड़ती है जो वहाँ छूट गया था। वो जुनो के अपार्टमेंट का की कार्ड ले लेता है और बाद में जुनहो के रेस्टोरेंट से निकलने के बाद उसके अपार्टमेंट में घुस जाता है। तब छानबीन करते हुए उसे वो फोल्डिंग फैन का डॉक्यूमेंट मिलता है और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।